अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पॉलीमर केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स की जो है स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ट्राईफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड को डिस्कस करेंगे। X-ray analysis has shown that triphosphonatrilyl chloride molecule has a planar six-membered ring structure। अब वो कहते हैं कि एक्सरे एनालिसिस से हमें क्या पता चला है कि हमारे पास जो ट्राईफास्फोनाइट्रिल क्लोराइड होता है उसका स्ट्रक्चर जो होता है हमारे पास सिक्स मेंबर्ड होता है और प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास ट्राईफास्फोनाइट्रिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन अल्टरनेट पोजीशन पर एक दूसरे से मौजूद है। इन विच ईच एन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। अब इसमें वो बात करते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन एक फास्फोरस से दो फास्फोरस से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एक लोन पेयर हमारे पास नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद होता है। एंड ईच फास्फोरस एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज, और हर फास्फोरस एटम जो होता है ईच फास्फोरस एटम वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अगर हम यहाँ पे फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस दो नाइट्रोजन से +2 क्लोरीन से जो है वो यहाँ पे अटैच है, चार जो है वो बॉन्ड बना रहा है और उसके नतीजे में हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। The lone pair of electron on each nitrogen atom reside in one of the three sp2 hybrid orbital। अब वो कहते हैं इस नाइट्रोजन के ऊपर जो हमारे पास लोन पेयर होता है वो इन्हीं तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से किसी एक ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं। इट इज़ दिस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच मेक ट्राईफास्फोनाइट्रिल क्लोराइड मॉलिक्यूल टू शो बेसिक प्रॉपर्टी। अब वो कहते हैं यही जो लोन पेयर मौजूद होता है इसी की वजह से हमारे पास ट्राईफास्फोनाइट्रिल क्लोराइड जो है वो बेसिक प्रॉपर्टीज शो करता है। इट मीन्स अगर हम बेस की डेफिनेशन देखें तो हमारे पास बेस एक ऐसी जो है वो स्पीशी होती है जो लोन पेयर डोनेट करती है। तो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद है, ये किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशी को अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, तो इस वजह से ये बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं द बॉन्ड एंगल आर एज शॉन इन द स्ट्रक्चर। बॉन्ड एंगल्स यहाँ पे दिखाए हुए हमारे पास फास्फोरस में मौजूद क्लोरीन और क्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो 100 का होता है, 100 डिग्री का होता है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है वो हमारे पास 120 डिग्री का होता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैन आल्सो बी ड्रॉन इन केस ऑफ C6H6 मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हम लोगों ने ट्राईफास्फोनाइट्रिल क्लोराइड के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे पास हम कार्बन के भी मतलब बेंजीन के भी इसी तरह से जो है रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं इंडिकेटिंग एरोमेटिसिटी इन द रिंग। और ये हमारे पास जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं ये इस चीज़ को शो करते हैं कि रिंग में जो है एरोमेटिसिटी है, मतलब रिंग जो है एरोमेटिसिटी को शो कर रही है। नेक्स्ट है हमारे पास अनलाइक बेंजीन विच इन्वॉल्व एक्सटेंसिव पी पाई बॉन्डिंग। अब वो कहते हैं कि ट्राईफास्फोनाइट्रिलिक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व डी पाई बॉन्डिंग। अब वो कहते हैं अगर हम बॉन्डिंग की बात करें, इनकी पाई बॉन्डिंग की बात करें, तो बेंजीन में हमारे पास क्या होता है कि 6 के 6 जो हमारे पास मतलब 6 मेंबर्ड रिंग में जो हमारे पास उसके रिंग के 6 मेंबर होते हैं वो कार्बन होते हैं और उनके पास पी ऑर्बिटल जो है वो अवेलेबल होता है फॉर पाई बॉन्डिंग। तो इसकी वजह से उनके दरमियान जो पाई बॉन्डिंग होती है वो पी ऑर्बिटल की ओवरलैप से होती है और उस बॉन्डिंग को हम पी पाई बॉन्डिंग कहते हैं। लेकिन अगर हम ट्राईफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड की बात करें तो नाइट्रोजन के पास पी ऑर्बिटल मौजूद होता है लेकिन फास्फोरस के पास डी ऑर्बिटल जो होता है वो उसका इन्वॉल्व होता है पाई बॉन्डिंग में। इस वजह से इनके दरमियान बनने वाला जो पाई बॉन्ड होता है फास्फोरस और नाइट्रोजन के दरमियान वो डी पाई पी पाई। इट मीन्स कि नाइट्रोजन का पी पाई और फास्फोरस का डी पाई जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। The extent of d-pi-p-pi bonding appear to be quite applicable as the N-p bond distance is considerably shorter than the N-p single bond distance। अब वो कहते हैं कि इसकी जो एग्जिस्टेंस है, एक्सटेंट है, किस हद तक जो है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग हुई है, वो हमें जो है इस तरह से पता चलती है कि जो एन पी का बॉन्ड डिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा शॉर्टर होता है। जब हम लोगों ने उसको जो है एक्सपेरिमेंट से स्टडी किया तो हम लोगों ने क्या देखा कि एन पी का बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो कम है एज़ कम्पेयर टू एन पी सिंगल बॉन्ड। जिस तरह से नाइट्रोजन और फास्फोरस के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है उस बॉन्ड से इनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो शॉर्टर होती है, जो कि इस बात की हमें जो है कंफर्मेशन देती है कि इनके दरमियान पाई बॉन्डिंग जो है वो इन्वॉल्व है। वेदर देयर इज अ कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन वो कहते हैं यहाँ पे क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन की जो डीलोकलाइजेशन होती है वो कम्प्लीटली होती है चार्ज क्लाउड ऑन ऑल द रिंग एटम्स एज इन C6H6 मॉलिक्यूल। अब वो कहते हैं जिस तरह से हम लोगों ने ये देखा कि बेंजीन में हमारे पास जो पाई क्लाउड होता है वो तमाम रिंग के एटम के ऊपर इक्वली जो है डिलोकलाइज कर रहा होता है, उसी तरह यहाँ पे भी हम लोगों ने इसी तरह से देखा कि इनके ऊपर जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम्प्लीटली डिलोकलाइज कर रहे होते हैं।
or there are intensely localized island of electron cloud within the PNP segment cannot be answered certainty। अब वो कहते हैं कि अगर हम या फिर अगर हम ये बात करें कि उनका जो है पाई इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो लोकलाइज्ड होता है, तो इसका आंसर जो है वो हमें नहीं मिलता या इसकी वजह जो है हमें नहीं मिलती। नेक्स्ट हम लोगों ने टेट्राफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड के स्ट्रक्चर को डिस्कस करना है। स्ट्रक्चर ऑफ टेट्राफास्फोनाइट्रिलिक क्लोराइड मॉलिक्यूल। दिस मॉलिक्यूल हैज़ अ ट्यूब लाइक पकर्ड स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। इसको हम टब लाइक स्ट्रक्चर भी कहते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है कि 4 नाइट्रोजन है, 4 फास्फोरस है और इस तरह से इनकी अरेंजमेंट हुई हुई होती है। नेक्स्ट हम लोग यूजेस देखते हैं फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स की। तो इसमें वो कहते हैं कि दीज कंपाउंड फाइंड यूजेस इन फ्लेम प्रूफिंग फैब्रिक। अब वो कहते हैं कि हमारे पास जो फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स होती हैं ये कहाँ पे यूज़ होती हैं? फ्लेम प्रूफिंग फैब्रिक्स में यूज़ होती है एज प्लास्टिसाइजर्स एंड एज कैटलिस्ट इन मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन। और इनको जो है एज अ कैटलिस्ट भी यूज़ किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिलिकॉन्स में। ये हमारे पास इनकी जो है वो यूजेस हो गई। अब तक हम लोगों ने जो है फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड्स को डिस्कस किया। नेक्स्ट हम लोग फास्फोरस के फर्दर जो हमारे पास पॉलीमर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये उनकी आगे टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है विट्रियस पॉलीफास्फेट और या फिर हम इसको फास्फेट ग्लास भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले वो कहते हैं कि इन दीज पॉलीमर द नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द पॉलीफास्फेट एनाइन आर बैलेंस्ड बाय द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन द कैटाइन लाइक सोडियम पोटाशियम। अब वो कहते हैं कि हमारे पास इन पॉलीमर्स में क्या होता है कि जो हमारे पास पॉलीफास्फेट एनाइन होता है, पॉलीफास्फेट एनाइन इट मीन्स के ये जो हमारे पास पॉलीमर होगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होगा। और नेगेटिव चार्ज कहाँ पे मौजूद होता है? ऑक्सीजन के ऊपर मौजूद होता है। हमारे पास फास्फेट जो ग्रुप होता है उसमें एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। इसको बैलेंस किया जाता है बाय पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कैटाइन्स हो सकते हैं हमारे पास, वो सोडियम हो सकता है, पोटाशियम हो सकता है, कोई भी हमारे पास कैटाइन हो सकता है। उसके ज़रिए जो है इस मॉलिक्यूल को ये हमारे पास फास्फेट ग्लास का जो है वो इसकी स्ट्रक्चर है, इस तरह से उसको बैलेंस आउट किया जाता है। नेक्स्ट वो बात करते हैं द पॉलीफास्फेट एनाइन प्रेजेंट these polymer have long straight but one proton out of 1000 p atoms form a cross link between the chain। अब वो कहते हैं अब अगर हम इन पॉलीमर की बात करें तो इनके पॉलीमर्स हमारे पास लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स होती हैं, ठीक है। लेकिन इनमें क्या होता है कि थाउजेंड्स ऑफ फास्फोरस एटम में पी एटम में एक एटम ऐसा होता है जो क्रॉस लिंक का मतलब है कि एक फास्फोरस जो होता है वो दूसरी चेन के फास्फोरस के साथ लिंक्ड हो जाता है। तो इस तरह से वो क्रॉस लिंक्स बनाती हैं चेन्स के दरमियान और इस तरह से चेन्स आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं। दीज क्रॉस लिंक डिसअपेयर विद इन 12 आवर्स विच व्हेन द पॉलीमर इज डिजॉल्व्ड इन वाटर आर इन अ न्यूट्रल एक्वस साल्ट सोल्यूशन। अब वो कहते हैं कि ये क्रॉस लिंक जो डिजॉल्व हो जाती है इनटू 12 आवर्स अगर हम इन पॉलीमर्स को वाटर में या फिर न्यूट्रल साल्ट सोल्यूशन में इनको अगर हम डिजॉल्व करते हैं तो ये हमारे पॉलीमर्स जो होते हैं हमारे पास डिसअपेयर हो जाती हैं, क्रॉस लिंक इनके दरमियान जो होते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं विट्रियस सोडियम पॉलीफास्फेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग Na4P2O7 और Na3PO4 विद फास्फोरस पेंटॉक्साइड। अब वो कहते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, अगर हम लोग विट्रियस सोडियम पॉलीफास्फेट को ऑब्टेन करना चाहते हैं, अगर हम इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम लोगों ने क्या करना है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड को हीट कर देना है सोडियम फास्फोरिक ऑक्साइड के साथ। द शॉर्ट चेन विटोरियस पॉलीफास्फेट पॉलीमर यूज्ड फॉर द डिफ्लक्चुएशन ऑफ प्रोटीन। अब वो कहते हैं जो हमारे पास शॉर्ट चेन पॉलीमर होते हैं इनके वो हमारे पास डिफ्लक्चुएशन ऑफ प्रोटीन में यूज़ होते हैं। द लॉन्ग चेन विटोरियस सोडियम फास्फेट पॉलीमर आर यूज्ड इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जबकि इनकी जो लॉन्ग चेन पॉलीमर होते हैं वो हमारे पास फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। Their use in this industry is based on the interaction of phosphate with protein। अब वो कहते हैं कि इनका यूज़ किस लिए होता है, क्योंकि फास्फेट जो है वो प्रोटीन के साथ लिंक्ड हो जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इस वजह से इनको इंडस्ट्री में फूड इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टाइप है फास्फोरस पॉलीमर की, जो कि हमारे पास क्रिस्टलाइन पॉलीमेटाफास्फेट। तो सबसे पहले अगर हम पॉलीमेटाफास्फेट की बात करें तो ये हमारे पास साल्ट्स होते हैं पॉलीमेटाफास्फोरिक एसिड्स के। इनकी प्रिपरेशन और इनके टाइप्स को अगर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फर्दर। दीज एसिड आर रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। ये हमारे पास इन एसिड्स का जो है वो जनरल फार्मूला है एंड कैन बी रिगार्डेड एज हैविंग बीन ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग n मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 फ्रॉम n मोल ऑफ फास्फोरिक एसिड। अब हम लोग ने क्या करना है कि अगर हम लोग पॉलीमेटाफास्फेट्स को ऑब्टेन करना चाहते हैं तो हम लोगों ने
फास्फोरिक एसिड में से n मोल ऑफ फास्फोरिक एसिड में से n मोल ऑफ H2O को एलिमिनेट करना है। उसके नतीजे में हमारे पास पॉलीमेटाफॉस्फेट्स जो है हमें ऑब्टेन हो जाएगी। हमारे पास उसका जनरल रिएक्शन है। यहाँ पे हमारे पास n मोल ऑफ फास्फोरिक एसिड है, प्लस इनमें से हम लोगों ने n मोल ऑफ H2O को एलिमिनेट कर दिया, जिसके नतीजे में हमारे पास n मोल ऑफ पॉलीमेटाफॉस्फेट जो हमें हासिल हुए। अब हम लोग जो है इनकी मज़ीद डाइमर, ट्राइमर, टेट्रामर, इन चीज़ों को जो है, इन रिएक्शंस को जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो कहते हैं द अबव डिस्कशन शो दैट डाई पॉलीमेटाफॉस्फेट एंड ट्राई पॉलीमेटाफॉस्फेट कैन बी ऑब्टेन्ड एज। अब ये हमारे पास उनके डाई और ट्राई और टेट्रामर जो है, हम लोग इनके रिएक्शंस को देखेंगे। हम लोगों ने जो है 2 फास्फोरिक एसिड लिए, 2 मोल ऑफ फास्फोरिक एसिड, इसी में से 2 मोल ऑफ हम लोगों ने H2O को एलिमिनेट कर दिया, तो इसके नतीजे में हमारे पास डाई पॉलीमेटाफॉस्फेट जो है हमें ऑब्टेन हुआ। नेक्स्ट हम लोगों ने 3 फास्फोरिक एसिड के मोल्स लिए, मॉलिक्यूल्स लिए, 3 मोल ऑफ फास्फोरिक एसिड, इसमें से हम लोगों ने 3 मोल ऑफ H2O को जब हम लोगों ने एलिमिनेट किया, इसके नतीजे में हमारे पास ट्राइमर ऑब्टेन हुआ। जब हम लोगों ने 4 मोल ऑफ फास्फोरिक एसिड लिए, 4 मोल ऑफ वाटर को एलिमिनेट किया, देन हमारे पास टेट्रामर ऑब्टेन हुआ। इनके अगर हम स्ट्रक्चरल जो है स्ट्रक्चर्स देखें इनके, तो वो हम लोग आगे डिस्कस कर। ये हमारे पास इनके स्ट्रक्चर्स हैं। यहाँ पे हमारे पास फास्फोरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। इनमें के दरमियान क्या हुआ है कि एक H2O जो है वो यहाँ से एलिमिनेट होगा, एक H2O है जो यहाँ से एलिमिनेट होगा, 2 मोल जो है वाटर के यहाँ से एलिमिनेट हुए और उसके नतीजे में हमारे पास डाइमर बन गया। ट्राइमर में भी इसी तरह से हमारे पास 3 फास्फोरिक एसिड के जो है वो मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं और यहाँ से 3 जो है हमारे पास H2O जो है वो एलिमिनेट होंगे और उसके नतीजे में हमारे पास ट्राइमर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टेट्रामर का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हमारे पास 4 फास्फोरिक एसिड्स है और 4 ही हमारे पास यहाँ से H2O जो है वो एलिमिनेट होंगे। ये हमारे पास 4 H2O एलिमिनेट हुए और उसके नतीजे में हमारे पास टेट्रामर बन गया। नेक्स्ट हमारे पास फास्फोरस पॉलीमर की जो टाइप है वो है पॉलीआर्दोफास्फोरिक एसिड। इनको हम पॉलीफास्फोरिक एसिड्स भी कहते हैं। तो इनकी सबसे पहले हम लोग प्रिपरेशन देख लेते हैं कि इनको प्रिपेयर किस तरह से किया जाता है। तो वो कहते हैं पॉलीफास्फोरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज हैविंग बीन ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग n-1 मोल ऑफ H2O फ्रॉम n मोल ऑफ फास्फोरिक एसिड। अब इसमें भी जो है हमारे पास फास्फोरिक एसिड ही इन्वॉल्व होगा, लेकिन वहाँ पे हमारे पास जितने मोल ऑफ फास्फोरिक एसिड थे उतने मोल ही हम लोगों ने वाटर के एलिमिनेट किए थे। लेकिन इन रिएक्शन इसमें ऑर्थोफास्फोरिक एसिड में हम लोगों ने क्या करना है कि जितने मोल हमारे पास फास्फोरिक एसिड के होंगे उसमें से एक कम 1 माइनस कर देना है, उतने मोल हम लोगों ने वाटर के निकालने। उसके नतीजे में हमारे पास जो है हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो हमारे पास पॉलीआर्दोफास्फोरिक एसिड होगी। इसकी हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने यहाँ पे 2 मोल लिए फास्फोरिक एसिड के, लेकिन हम लोगों ने यहाँ से एलिमिनेशन 1 मोल ऑफ H2O की है, तो उसके नतीजे में हमारे पास डाईफास्फोरिक एसिड बना। यहाँ पे हमारे पास 3 मोल थे फास्फोरिक एसिड के, जबकि इसमें से हम लोगों ने 2 मोल ऑफ H2O को एलिमिनेट किए, इससे हमारे पास ट्राईफास्फोरिक एसिड बना। ये हमारे पास 4 मोल है फास्फोरिक एसिड के, हमने इसमें से 3 H2O को जो है एलिमिनेट किया और हमारे पास ये टेट्राफास्फोरिक एसिड बना। तो हमारे पास जो है पॉलीमेटाफास्फोरिक एसिड और पॉलीआर्दोफास्फोरिक एसिड में सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ पे भी हम लोगों ने फास्फोरिक एसिड ही लेना है, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने n मोल ऑफ जितने हमारे पास फास्फोरिक एसिड के मोल थे उतने ही हम लोगों ने वाटर एलिमिनेट किए, लेकिन यहाँ पे हम उसमें से 1 माइनस कर देंगे। नेक्स्ट वो बात करते हैं 3 मोल ऑफ H3PO4 फॉर्म लीनियर पॉलीफास्फोरिक एसिड, द स्ट्रक्चर इज गिवन एज। अब वो कहते हैं कि अब हम लोग इनकी फॉर्मेशन देखते हैं कि किस तरह से ये जो है हमारे पास स्ट्रक्चर्स, इनकी स्ट्रक्चर्स किस तरह से होती है, लीनियर होती हैं या किस तरह से बनाई जाती हैं। तो ये हमारे पास जो है ट्राई ऑर्थो पॉलीफास्फोरिक एसिड का जो है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे हमारे पास क्या है कि 3 फास्फोरिक एसिड के हमारे पास मोल्स है। यहाँ से हमारे पास एक H2O यहाँ से रिमूव होगा और एक H2O जो है वो यहाँ से, मतलब 2 मोल ऑफ H2O जो यहाँ से रिमूव होंगे और हमारे पास ट्राई ऑर्थोफास्फोरिक एसिड जो है वो हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट उसकी टाइप है बोरोफास्फेट ग्लास। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि दीज आर फॉर्म्ड बाय हीटिंग फास्फोरिक एसिड,
बोरॉन ट्राइऑक्साइड एंड अल्कली मेटल कार्बोनेट्स आर ऑक्साइड एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि हम लोगों ने अगर बोरोफास्फेट की प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए हमें क्या क्या करना है। उसके लिए हमें फास्फोरिक एसिड, बोरॉन ट्राइऑक्साइड प्लस अल्कली मेटल कार्बोनेट या ऑक्साइड को हीट करना है, 700 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर तक लेके जाना है। बोरोफास्फेट क्लासेस आर ऑफ फॉलोइंग 3 टाइप। अब वो कहते हैं कि हमारे पास बोरोफास्फेट की जो है वो 3 टाइप्स है। सबसे पहले हमारे पास जो इसकी टाइप है दूस विच कंटेन एक्सेस ऑफ अल्कली ओवर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। अब वो कहते हैं फर्स्ट टाइप में हमारे पास क्या होगा कि अल्कली जो है वो एक्सेस में होगी ओवर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड पे। इन दिस वैरायटी ऑल द बोरॉन आर प्रेजेंट एज ट्राइगोनल BO3 ग्रुप। इसमें वो कहते हैं कि हमारे पास तमाम जो बोरॉन एटम्स होंगे वो ट्राइगोनल जो है वो अटैच होंगे 3 ऑक्सीजन के साथ। तो ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। इसमें हमारे पास बोरॉन जो है वो 3 ऑक्सीजन से ट्राइगोनल वे में अटैच हुई हुई है। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी टाइप है वो कहते हैं कि दूस विच कंटेन ऑफ फास्फोरस पेंटाऑक्साइड ओवर अल्कली। अब इसमें क्या है कि एक्सेस में हमारे पास फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है ओवर अल्कली। दीज बोरोफास्फेट ग्लास आर कार्ड एसिटिक बोरोफास्फेट। अब वो कहते हैं कि ये जो हमारे पास बोरोफास्फेट्स होते हैं इनको हम एसिटिक बोरोफास्फेट भी कहते हैं। इफ देयर इज लेस देन 10 मोल परसेंट ऑफ बोरॉन ट्राइऑक्साइड। अब वो कहते हैं कि जब हमारे पास 10 मोल से कम 10 मोल से कम जो है वो बोरॉन ट्राइऑक्साइड होती है तो तमाम बोरॉन एटम जो होते हैं वो 4 कोऑर्डिनेटेड होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास बोरॉन जो है वो 4 कोऑर्डिनेटेड है, मतलब 4 ऑक्सीजन से 4 बॉन्ड जो है इसने बनाए हुए हैं। इसकी टाइप है दूस विच कंटेन फास्फोरस पेंटाऑक्साइड एंड अल्कली इन इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। अब इस टाइप में क्या होगा कि हमारे पास फास्फोरस और अल्कली जो है वो इक्विवेलेंट जब प्रोपोर्शन में होगी तो हमारे पास इससे बनने वाली जो होगी बोरोफास्फेट ग्लास, वो हमारे पास इसकी थर्ड टाइप होगी। नेक्स्ट वो कहते हैं कि द नंबर ऑफ 4 कोऑर्डिनेटेड बोरॉन एटम डिक्रीजेस स्टेडीली विद इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ B2O3। अब वो कहते हैं कि जैसे जैसे बोरॉन ट्राइऑक्साइड का जो कंटेंट है वो हम लोग इंक्रीज करते जाएंगे, हमारे पास 4 कोऑर्डिनेटेड बी एटम जो है वो कम होते चले जाएंगे, उनका कंटेंट जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा एंड बिकम ऑलमोस्ट जीरो, और ये तकरीबन जीरो हो जाएगा एट अबाउट 47 मोल परसेंट ऑफ B2O3। अब हम लोगों ने पीछे क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास 10% जो है वो B2O3 होगी तभी हमारे पास जो है 4 कोऑर्डिनेटेड बोरॉन होगी, बोरॉन 4 कोऑर्डिनेटेड। अब वो यहाँ पे वो बात क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि जैसे जैसे हम इसको इंक्रीज करेंगे तो 4 कोऑर्डिनेटेड जो है, जब हम जैसे जैसे हम इसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे 4 कोऑर्डिनेटेड बोरॉन की जो है वो कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, और जब 40% हमारे पास बोरॉन ट्राइऑक्साइड हो जाएगी तो इसकी कंसंट्रेशन ज़ीरो हो जाएगी।